Assalamu alaikum guys, this is Daniel Yasin with you with another lecture of Daniel's Education Portal। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स। हमने अभी तक पीछे जो है सब कुछ कवर कर लिया है और अभी तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही चल रहा है। सिर्फ एक टॉपिक दरमियान में मैंने छोड़ा है, उसके अलावा बाकी सब हमने जो है ना कंप्लीट लेके चल रहे हैं, बिल्कुल साथ साथ चल रहा है हमारा सबका सब। वो जो है मैं आगे चल के दोबारा उसको पढ़ाऊंगा, जो टॉपिक दरमियान में मैंने अभी छोड़ा इससे पहले वाला टॉपिक है। अच्छा जी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो तो मैं बता चुका हूँ, नेम क्या है। इसमें हम क्या क्या पढ़ रहे होंगे? एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, वेजरिंग एग्रीमेंट्स, अदर वॉइड एग्रीमेंट्स। बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है उसमें वो सब एग्रीमेंट्स आ जाएंगे जो कि लॉ ने पहले ही बता दिया है कि भाई इस तरह का आप कोई भी एग्रीमेंट करोगे तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, वो आपका आ जाएगा वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में। ठीक है जी। तो डायरेक्टली हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? हमारे पहले पहले वॉइड एग्रीमेंट से वो है एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ना आप खुद कोई एग्रीमेंट ऐसा कर सकते हैं, ना आप किसी से करवा सकते हैं। किसके बारे में? कि भाई तुम ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि लॉ कहता है कि हर किसी की जो है ना एक उसे क्या कहते हैं, बंदे की फ्री विल है। सही है, बंदे की फ्री विल है। जितना लॉ लॉ अलाउ करता है ना भाई, जैसे हमारा पाकिस्तानी लॉ है तो पाकिस्तानी लॉ जितना अलाउ करता है ना कि भाई यहाँ तक जो है आप इस चीज़ की ट्रेड कर सकते हैं, तो वो सब ट्रेड करने का हर पाकिस्तानी सिटीजन को क्या है कि हक है, वो करे। उस मामले में कोई भी आप क्या कर सकते हैं, आप जो है ना ये नहीं कर सकते कि भाई आप कहें कि आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर लेंगे भाई तुम मुझे इतना पैसा दोगे तो मैं इस चीज़ की ट्रेड नहीं करूंगा, या आप किसी को कहें कि मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा और तुम ट्रेड ना करो, तो ये क्या होगा? ये वॉइड एग्रीमेंट होगा। अब हम जरा इसको पढ़ लेते हैं। एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनीवन इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज टू दैट एक्सटेंट वॉइड। अब वो कह रहे हैं कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप लॉफुल काम को रोक रहे हैं, वो कोई प्रोफेशन है, जैसे आप किसी को कहते हैं भाई तुम इस प्रोफेशन में नहीं जाओगे, इसके लिए मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा। कोई ट्रेड है, सही है, आप कोई ट्रेडिंग किसी चीज की आप कर रहे हैं, तो उसको आपको रोकने के लिए कोई बंदा कह रहा है मैं आपको पैसे दूंगा, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसको रोकने के लिए आपको कोई बंदा कह रहा है मैं पैसे देता हूँ, तुम ये काम छोड़ दो, हम एग्रीमेंट करते हैं एक, तो वो सब क्या हो जाएंगे? वो सब वॉइड एग्रीमेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल क्या दी है? अजहर एंड मजहर कैरीड ऑन बिजनेस इन अ सर्टेन लोकेलिटी इन कराची। Azhar promised to stop business in that locality if Mazhar paid him rupees 1000. Azhar stopped his business, but Mazhar did not pay him the promised money. It was held that Azhar could not recover anything from Mazhar because the agreement was in restraint of trade and thus void. अब यहाँ पे क्या कह रहा है? अब भाई वो दो लोग थे, अजहर और मजहर, वो एक साथ जो है ना बिजनेस कर रहे थे। अब वो ऊपर वाली बात आ गई, उसने बेसिकली कहा कि मेरा कंपटीशन खत्म होगा। किसने कहा? उसे क्या कहते हैं, मजहर ने अजहर को कहा कि तुम जो है ना ये छोड़ दो, सही है, तुम ये छोड़ दो, और ये काम अगर तुम छोड़ दोगे तो क्या होगा, मैं तुम्हें दूंगा 1000 रुपये। मजहर ने कहा अजहर को। अब वो खुश हो गया, चलो भाई मुझे 1000 रुपये मिल रहे हैं, सही है, मैं ये काम छोड़ देता हूँ इस इलाके में। तो एट दैन उसने पैसे ही नहीं पे किए। तो हमारा लॉ क्या कहता है? वो जो एग्रीमेंट था वो कौन सा था? वो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के अंडर आता था, तो इस वजह से वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वो एग्रीमेंट हो जाएगा वॉइड। गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप न्यू वीडियो से बाखबर रहें, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो है आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। आइए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। ठीक है जी। Following are the exceptions where agreements in restraint of trade are not considered as void। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? अब यहाँ पे बात हो रही है कि भाई कुछ ऐसी चीजें कि जिनमें जो है ना अगर आप रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो वैलिड होगा। और वो जो एक्सेप्शन है वो अभी हम पढ़ने लगे हैं कि ये जो अभी नीचे कंडीशंस हम पढ़ेंगे इन सब में रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का एग्रीमेंट क्या है, बिल्कुल वैलिड है।
अच्छा जी, सेल ऑफ गुडविल। One who sells the goodwill of a business may agree with the buyer to refrain from carrying on a similar business within specified local limits, so long as the buyer or any person driving title to the goodwill from him carries on a business carries on like business therein, provided that such limits are reasonable. अब भाई फॉर एग्जांपल, जैसे आप जो है ना मैकडोनल्ड्स की जो है ना एक फ्रेंचाइज खोलते हैं, सही है, आप उनसे जो है ना वो आपसे क्या लेते हैं, वो रॉयल्टी लेते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी करते हैं कि आप उनसे कहें कि भाई ठीक है मुझे जो है ना मैकडोनल्ड्स खोलना है, सही है, तो वो आपको जो है ना ठीक है आपको लाइसेंस दे रहे हैं। लेकिन क्या होता है, मतलब आप कहते हैं कि भाई मेरे पास लाइसेंस आ गया, मैं पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी जाके खोल लूँ, ऐसा तो नहीं होता ना। वो आपको क्या अलाउ करते हैं, कहते हैं ठीक है हम आपको अपना नाम इस्तेमाल करने दे रहे हैं, लेकिन आप इस एरिया में इस जगह में हमारा जो है ना हमारे नाम से ब्रांच खोल सकते हैं, आप जो है हमारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे और इस इलाके में आप खोल सकते हैं, इससे बाहर आप नहीं खोल सकते। क्यों? क्योंकि लाजमी बात है अगर वो इस तरह अलाउ करेंगे तो उनकी वो तो फिर जो उनकी सेल ऑफ गुडविल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो तो फिर वैलिड ही नहीं रहेंगे। जब जिसका दिल करेगा वो एक जगह से उठा के दूसरी जगह चला जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि जो आपकी सेल ऑफ गुडविल के जो है ना, ऐसा कोई भी आप काम करें, जैसे भी मैंने मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल दी, तो इस तरह का कुछ भी हो, कोई भी एग्रीमेंट हो जहाँ पे गुडविल की सेल हो रही हो, जहाँ पे आप किसी का नाम यूज कर रहे हैं या आप किसी को अपना नाम दे रहे हैं, तो वहां पे रीजनेबल प्रेमिसेस होनी चाहिए। कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे एक छोटा सा शहर है, तो वहां पे किसी भी एक बंदे को राइट दे दिया कि भाई आप जो है ना पूरे शहर में कहीं पे भी बोल सकते हैं। यहाँ जो है फॉर एग्जांपल अगर बहुत बड़ा शहर है, तो एक स्पेसिफिक एरिया दे दिया या एक स्पेसिफिक प्लॉट दे दिया कि आप अगर जो है ना ऑपरेट करेंगे, आप सिर्फ इस प्लॉट से ऑपरेट करेंगे और कहीं से ऑपरेट ऑपरेट नहीं करेंगे। तो डिपेंड करता है एरिया कैसा है, जगह कैसी है, आसपास की लोकेलिटी क्या है, वो सब जो है ना आपको देखना पड़ेगा। और उसके हिसाब से जो है वो डिपेंड करता है कि आप जो है ना क्या कर रहे हैं, किस तरह का एग्रीमेंट जो है ना लोकेलिटीज दे रहे हैं एग्रीमेंट में। तो बस यहाँ पे वो ये कहा जा रहा है कि भाई रीजनेबल होनी चाहिए। तो जब एरिया के हिसाब से आप करेंगे तो वो रीजनेबल आप खुद देख के करेंगे। अगर रीजनेबल नहीं है, अच्छा ये देखें, ये फिर भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता दूं, शायद आपको लगे कि ये पूरा जो है ना ये पूरा उसे क्या कहते हैं एक्सेप्शन में आ जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे ये देखें, ये जो लिमिट्स है ना वो क्या होनी चाहिए, वो रीजनेबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। अगर कहीं पे आप कोई सिनेरियो पढ़ते हैं और आपको लगता है, यहाँ वो खुद स्पेसिफाई करता है कि ये जो है रीजनेबल नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे फिर जो है ना आप उसको उस सेल ऑफ गुडविल के जो एग्रीमेंट हुआ है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रीजनेबल उसकी जो है ना लिमिट्स रीजनेबल नहीं है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। Sale of goodwill. Adil sells his bakery to Babar with goodwill of rupees 1 lakh and agrees not to open a bakery anywhere in Pakistan. The agreement is unreasonable and so void. अब वो कह रहे हैं कि भाई अदील ने एक जो है ना बैटरी सेल की किसको, बदर को, और गुडविल उसकी कितनी थी, 1 लाख रुपए की, सही है। और ये कहता है कि भाई आपने जो है ना, आपने क्या करना है कि कहीं पे भी आपने बेकरी नहीं खोलनी, सही है। मतलब अदील उसको कह रहा है, अदील ने अपनी गुडविल बेची किसको, बदर को, और ये एग्री किया कि भाई मैं कहीं पे भी क्या नहीं करूंगा, पाकिस्तान में कहीं पे भी बेकरी नहीं खोलूंगा। अब जाहिर सी बात है अनरीजनेबल भी है, ये अनरीजनेबल है कि नहीं है, अनरीजनेबल है ना, लाजमी बात है वो खोलेगा कहीं ना कहीं, वो खुलेगी ना उस नाम से। तो वहां पे ये क्या हो गया, वो अनरीजनेबल और अवॉइड हो गया। Salman sells his business of imitation jewelry in Multan to Daud and promises that for 2 years he will not deal in imitation jewelry in Multan. The promise is held valid and enforceable. अब भाई यहाँ पे उसने क्या किया, उसने अपना जो है बिजनेस किसको बेचा, दाऊद को बेचा इमिटेशन ज्वेलरी का। अब वो जब उसने बिजनेस बेचा, लाजमी बात है अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रिस्क है। अगर आप गौर करें यहाँ पे एक रिस्क है। अगर जो है वो इसको बिजनेस सेल करके और जो है अपना दूसरी जगह दोबारा करने लग जाता है, मतलब मुल्तान में दूसरा बिजनेस खोल लेता है अपना, दूसरी प्रेमिसेस खोल लेता है, तो क्या क्या होगा उससे, उससे ये होगा ना कि भाई वो तो जिसने वो खरीदा है उसके लिए तो एक लॉस मेकिंग चीज हो जाएगी ना, क्योंकि नाम तो उसी का चलता है ना।
नाम तो सलमान का चलता है। अब अगर वो एक जगह बेच के और उसी के साथ दूसरी जगह खोल लेगा तो क्या हो जाएगा, जिसको उसने बेची उसका नुकसान होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस तरह रीजनेबल है कि चलो ठीक है 2 साल तक जो है ना, 2 साल तक वो सलमान नहीं खोलेगा। उस टाइम में क्या कर सकता है, वो जो दाऊद है जिसने वो चीज़ खरीदी है, वो नया फेस होगा शॉप पे, तो क्या कर सकता है, वो अपनी गुडविल बना सकता है उस पीरियड में। और उसके बाद अगर जो है ना सलमान को लगता है कि भाई उसे क्या कहते हैं, मुझे करना चाहिए, मुझे दोबारा से बिजनेस करना चाहिए, तो वो कर सकता है। ठीक है जी, ये हमारी पहली एक्सेप्शन थी। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारी अगली एक्सेप्शन की तरफ, पार्टनर्स एग्रीमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे आ गया पार्टनरशिप। द पार्टनरशिप एक्ट allows following agreements as an exception to the agreement in restraint of trade. Existing partner, subject to contract between parties. Subject to contract between partners, a partner may not carry on any business competing with that of the firm while he is a partner. अब भाई फॉर एग्जांपल आप जो है ना बिजनेस करने लगे ना, आपको बिजनेस का कुछ नहीं पता था, आप दो तीन दोस्त मिल के जो है ना एक साथ एक पार्टनरशिप मिलाकर जो है ना आप लोगों ने क्या क्या स्टार्ट कर दिया, आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया एक बिजनेस। अब जब आपको अच्छी तरह बिजनेस की समझ आ गई तो आपने कहा कि यार यहाँ पे जो मुझे है ना 3 बंदों के साथ शेयर करना पड़ रहा है जो है ना प्रॉफिट, मैं जो है ना इसके साथ साथ मैं जो है ना अपना एक सेपरेटली भी खोल लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे पार्टनरशिप से भी प्रॉफिट आएगा और जो मैं अलहदा से अपना अकेले का बिजनेस कर रहा हूँ मुझे वहां से भी प्रॉफिट आएगा। तो अब ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, नॉर्मली पार्टनरशिप्स में क्या होता है, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं पार्टनर्स कि भाई ठीक है, हम जो है ना पार्टनरशिप बना रहे हैं। अब क्या होगा कि जब तक हम पार्टनर्स हैं, सही है, अब वो 2 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, जितने भी हैं वो ये एग्री करते हैं कि भाई ठीक है, जितने टाइम तक हमारी पार्टनरशिप है ना, जितने टाइम तक हम पार्टनर्स हैं, जो भी बंदा, फॉर एग्जांपल 4 बंदे हैं ना, अब वो कहते हैं कि जो भी बंदा इस पार्टनरशिप में रहना चाहता है, वो जो बिजनेस हम कर रहे हैं इस पार्टनरशिप में, वो बिजनेस वो खुद अकेला नहीं करेगा, वो ये बिजनेस नहीं कर सकता। अगर वो ये बिजनेस खोलेगा और हमें पता चलेगा तो उसी वक्त उसे क्या कर दिया जाएगा, पार्टनरशिप से खारिज कर दिया जाएगा और उसे जो है ना उस साल के प्रॉफिट भी नहीं दिए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का, यहाँ मतलब वो भी रोक रहे हैं ना एक तरह से, तो भैया आप ट्रेड नहीं कर सकते आजादाना तरीके से, आप रोक रहे हैं पार्टनर्स को। तो कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या है, ऐसी सिचुएशन में ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि वो जो है ना उसमें बिजनेस टर्म्स आ जाती हैं, फिर जो है आपका कंपटीशन आ जाता है, लाजमी बात है। वो फिर जो आपकी ओवरऑल जो पार्टनरशिप है वो इफेक्ट हो रही होती है अगर कोई पार्टनर सेम बिजनेस अपनी जो है ना उसमें अपने पर्सनल लेवल पे भी जो है ना चला रहा होता है। तो outgoing partner, an outgoing partner may agree with his partners that he will not carry on any business similar to that of the firm for a specified period and for specified local limits. अब भाई फॉर एग्जांपल दूसरी चीज क्या होती है, अब भाई ठीक है किसी ने नहीं खोला ना, मतलब बिजनेस नहीं खोला, उसने जो है ना बड़ी आला तरीके से जो है ना पार्टनरशिप का टाइम पूरा किया, लेकिन जब एक टाइम गुजरा उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि वो जो बंदा कहता है कि भाई मुझे अब पता चल गया है काम का, अब मैं पार्टनरशिप में रह के अकेला काम नहीं कर सकता, है जी, मतलब सेपरेटली काम नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो है ना मैं ये पार्टनरशिप से निकल जाता हूँ, सही है, मैं अपना हिस्सा निकाल लेता हूँ और मैं सेपरेटली अपना बिजनेस खोल लेता हूँ। सेम मुझे बिजनेस का तो पूरा पता चल गया ये बिजनेस किस तरह चलता है। अब वो कह रहे हैं अब वो कह रहे हैं कि भाई अगर कोई भी ऐसा आउटगोइंग पार्टनर है, सही है, अब वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, सही है, अब उसके साथ पार्टनर्स एग्रीमेंट कर सकते हैं कि भाई आप जो है इतने टाइम तक इस लोकेलिटी में या इस तरह का बिजनेस, हमारे टाइप का बिजनेस आप नहीं करोगे इस स्पेसिफाइड लोकेलिटी में, और जो है ना इस स्पेसिफिक पीरियड के लिए आप हमारे टाइप का कोई भी बिजनेस नहीं करोगे, आप उसके अलावा कर सकते हो। ये जो है ये डिपेंड करता है कि वो क्या मतलब आउटलाइन करते हैं। ये हर आउटगोइंग पार्टनर के लिए लाजमी चीज़ नहीं है कि हर आउटगोइंग पार्टनर इसके ऊपर राजी होते ही होता है। तो वो डिपेंड करता है कि उनकी जो है ना क्या उसे क्या कहते हैं सेटिंग कैसी है, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी है, और जो है वो एग्री करता है नहीं करता है आउटगोइंग पार्टनर, और उन्होंने जब पार्टनरशिप की थी तो उनकी पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ है। तो सब चीज़ें काफ़ी चीज़ें हैं जो मिक्सअप होकर मैटर करती हैं।
लेकिन हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, अगर आउटगोइंग पार्टनर के साथ ये एग्रीमेंट किया जा रहा है कि आप हमारी स्पेसिफाइड लोकेलिटी में बिजनेस नहीं करेंगे, और यहाँ पे मतलब वो स्पेसिफिक बिजनेस होता है, वो कैटेगरी बता देते हैं कि भाई इस कैटेगरी का तुम कोई बिजनेस नहीं करोगे हमारी लोकेलिटी में, और मेनली वो पैसे पे कर रहे होते हैं ऊपर आपको उसके लिए कि भाई ठीक है हम तुम्हारा इतना शेयर बनता है, हम तुम्हें 2%, 4%, 5% ऊपर देंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ पे साइन करना होगा कि तुम 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए ये हमारे जो है ना यहाँ पे तुम काम नहीं करोगे, हमारा जो बिजनेस चल रहा है इसके हवाले से। अच्छा जी, dissolution of firm. Partners may, upon or in anticipation of the dissolution of the firm, make an agreement that some or all of them will not carry on a business similar to that of the firm for a specified period and for specified local limits. अब वही बात आ गई, ऊपर वाली बात आ गई, और आउटगोइंग पार्टनर में क्या था, वहां पे एक बंदा जा रहा था, सही है। यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ का फर्म का मतलब है कि आपकी पार्टनरशिप खत्म हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टनरशिप खत्म हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि इस तरह है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल 4 पार्टनर्स हैं, अब 2 पार्टनर्स जो है ना मिल के अभी जो है ना वो कहते हैं कि हम जो है ना सेपरेटली जो है ना चलाना चाह रहे हैं ना, अलग अलग इंडिविजुअल बेसिस पे हम ये काम करना चाह रहे हैं। अब जो सामने वाले 2 हैं वो कहते हैं कि ठीक है हम जो है ना इस तरह करते हैं, हम दोनों जो है ना इस एरिया में इतने टाइम तक ये बिजनेस नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, और दोनों पार्टनर्स को कहते हैं तुम्हें जो है ना उसे क्या कहते हैं, हम जो अभी हमारा जो फर्म डिसॉल्व हो रही है, जो हमारी पार्टनरशिप खत्म हो रही है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा शेयर है उसके अंदर जो है ना 5-5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब एज अ पेमेंट, एज अ टोकन के भाई हम जो है यहाँ पे क्या नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बिजनेस नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो इस तरह जो है ना यहाँ पे वो एग्री कर सकते हैं, या फिर वो ये कह सकते हैं कि हम चारों यहाँ पे बिजनेस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लाइंटेल बनाई थी, और अगर यहाँ पे कोई भी बिजनेस करता है तो ऑब्वियसली वो सब सब उसके पास चली जाएगी, तो बाकियों के साथ जो है ना फिर क्या हो जाएगी, ये नाइंसाफी हो जाएगी, तो हम में से कोई भी इस एरिया में बिजनेस नहीं करेगा, और कोई यही बिजनेस करना चाहता है तो उसे कहीं और जाना पड़ेगा। ठीक है जी। सेल ऑफ गुडविल. Partners may, upon the sale of goodwill of a firm, make an agreement that partners will not carry on a business similar to that of the firm for a specified period, or for and for specified local limits. अब वो कह रहे हैं कि भाई अब जैसे आपने जो है ना किसी को क्या कर दी, आपने गुडविल सेल कर दी, अब आपकी एक पार्टनरशिप फर्म है और उसका काफी नाम चल रहा है, अब आपने किसी और को जो है ना उसकी गुडविल सेल की है, अब वो अपना उस एरिया में ऑफिस खोल रहा है, तो वो क्या कहेगा, वहां पे एग्रीमेंट हो सकता है पार्टनर्स के साथ, पार्टनर्स को वो बंदा कह सकता है, क्या कह सकता है, भाई आपने इस एरिया में आगे बिजनेस नहीं करना, अब ये एरिया मेरा है, अब मैंने आपसे गुडविल पैसों से खरीदी है, सही है, मैंने आपका नाम कैसे खरीदा है, पैसों से खरीदा है, आप इतना एरिया और इतने टाइम तक जो है ना आप इस जो है ना बिजनेस नहीं करेंगे इस इलाके में, स्पेसिफाइड लोकेलिटी में, ताकि मैं आपके नाम के साथ अपनी क्लाइंटेल बना सकूं। ऐसा ना हो कि जो है ना आप भी यहाँ पे लगे हुए हो, मैं भी लगा हुआ हूं, तो मुझे तो कुछ फायदा ही नहीं होगा आपकी गुडविल खरीदने का। ठीक है जी। और यहाँ पे हमारी आ गई हैं एग्जांपल्स, पहली आ गई पार्टनर्स एग्रीमेंट। शबीर joins the firm of Bashir and Munir who deal in spare parts at the mall, Lahore. Shabir agrees that after leaving the firm, he will not carry on similar businesses at the mall for 2 years. The restraint is enforceable as it is reasonable. अब भाई बशीर और मुनीर काफी पहले से काम कर रहे थे, सही है। अचानक शबीर आता है, कहता है मुझे भी काम करना। अब उन्हें डर है, उन्हें क्या डर है कि भाई हमारे साथ ज्वाइन करेगा, हमारा नाम चलता है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, हमारे साथ काम करेगा, काम सीखेगा, फिर हमारे जो हुनर है ना, हमारे जो गुर है, वो ये लेके पार्टनरशिप छोड़ के जो है ना फिर यहीं पे हमारे सामने दुकान खोल लेगा। तो कहते हैं ठीक है, तुमने ज्वाइन करना है, ज्वाइन बिल्कुल हम तुम्हें करवाएंगे, हम तुम्हारा पैसा भी लेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, मिलके कमाएंगे, लेकिन क्या है, लेकिन क्या है, तुम्हें जो है ना एक चीज करनी पड़ेगी, वो क्या करनी पड़ेगी, वो ये करनी पड़ेगी कि तुम्हें हमारे साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि जब भी तुम हमारे साथ से खत्म करोगे, हमारी पार्टनरशिप के साथ खत्म करोगे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, वो ये है कि जो है तुम 2 साल तक क्या है कि जो मॉल है वहां पे बिजनेस नहीं करोगे, क्यों, लाजमी बात है, उन्हें डर है कि ये हमारे हमारे साथ क्या करेगा, ज्यादती करेगा, तो इस वजह से तो ये क्या, और ये बिल्कुल रीजनेबल जो है ना एग्रीमेंट है। अच्छा जी, trade combinations, an agreement between different firms in the nature of a trade combination in order to maintain a price level and avoid
अंडरसेलिंग इज नॉट वॉइड। अच्छा, इसको दोबारा पढ़ते हैं। An agreement between different firms in the nature of trade combination in order to maintain a price level and avoid underselling। यहाँ पे क्या आ रहा है? Avoid underselling is not void। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है? यहाँ पे क्या बात की जा रही है? यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि सेम सेम लेवल के बंदे हैं, सही है। अब सेम बिजनेस के बंदे हैं, अब वो क्या करते हैं, अब वो एग्री करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई किस चीज़ की एग्जांपल लें, किस चीज़ की एग्जांपल लें, हम बात हम बात कर लेते हैं शुगर की, ठीक है। अब क्या है कि भाई यहाँ पे जो है ना इलाके में, आपके एरिया में जो है ना 6-7 बड़े बड़े डीलर्स हैं, सही है। अब वो मिल के जो है ना एक पार्टनरशिप कर लेते हैं कि भाई हमने क्या करना है, हमने माल कम नहीं होने देना, हमने जो हमारी शुगर का स्टॉक है वो कम नहीं होने देना, वो हमने प्रॉपर रखना है। और दूसरी क्या चीज़ है कि हमने जो है ना ये प्राइस मेंटेन रखनी है, सही है। जो प्राइस चल रही है हमने वो मेंटेन रखनी है। लेकिन अच्छा, उसमें क्या है, उसमें वो मोनोपोली वाला सीन ना हो, वो मोनोपोली क्रिएट करके और जो है ना वो क्या करना हो, उसे क्या कहते हैं, आपकी जो है ना उसे क्या कहते हैं, अपना जो स्टॉक है उसे रिस्ट्रिक्ट करना हो, ताकि मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट हो और फिर जो है ना प्राइस हाइक हो। उस चीज़ के लिए नहीं, ये किस लिए कर रहे हैं, ये आवाम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं कि भाई हमने अपना स्टॉक पूरा रखना है और हमने अच्छे तरीके से सप्लाई देनी है, ताकि कोई शॉर्टेज ना हो, ताकि कोई भी शॉर्टेज ना हो मार्केट में, सही है। हम सब अपना स्टॉक कंप्लीट रखेंगे और जो है ना हम प्रॉपरली अपने बिहाफ पे बिजनेस करेंगे। हम में से कोई भी शॉर्टेज क्रिएट नहीं करेगा, जिसके पास जब जब भी माल होगा वो जो है ना प्रॉपरली सप्लाई करता रहेगा, और हम जो है ना रेट जो है जो चल रहा है हम वो मेंटेन रखेंगे। हम जो है हम एक्सेसिव कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये अवाम की, उस इलाके की अवाम के लिए बेहतरी के लिए एक एग्रीमेंट हो रहा है। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इमोरल हो। आपको जो मैंने अभी फैक्ट्स बताए, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, उसमें कहीं पे भी आपको कुछ भी इमोरल नहीं मिल रहा। तो ऐसा अगर आप कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, सही है, वो जो है वो वॉइड नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको दरम्यान में एक और चीज भी बता दी, अगर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट है तो वॉइड। अच्छा, ट्रेड कॉम्बिनेशंस, एन एग्रीमेंट बाय टू पर्संस टू अवॉइड कंपटीशन इज वॉइड बिकॉज इट टेंड्स टू क्रिएट मोनोपोली। अब वो कह रहे हैं कि दो बंदे आपस में कहें कि भाई हम जो है ना वो ही नहीं करते, कंपटीशन ही नहीं करते, जो है ना तो ये क्या हो गया, ये जो है ना मोनोपोली क्रिएशन हो गई कि भाई जो है ना अब ये मिल के जो है ना दो नंबरी करना चाह रहे हैं। An agreement among some manufacturing companies not to sell goods below a minimum price and to divide the profits in a certain proportion is not void because such agreement was made to regulate business and not to restrain it। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे क्या है, अब लाजमी बात है, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि भाई ये एक प्राइस है, इससे अगर हम कम में बेचते हैं ना तो हमें नुकसान होगा, सही है। तो एटलीस्ट हमें ये प्राइस रखनी है, इससे कम में जो है ना नुकसान हो रहा है। तो हम वो सब एग्री कर लेते हैं कि मिनिमम प्राइस ये है, ठीक है, मिनिमम प्राइस ये है, उससे ऊपर मतलब जिसकी जैसी गुडविल है वो बेच सकता है, ठीक है। उससे ऊपर जिसकी जैसी गुडविल है तो वो बेचे और जो है ना वो अपने प्रॉफिट कमाए, और जो प्रॉफिट आएंगे वो जो है ना हम क्या कर लेंगे, मतलब किस वजह से, क्योंकि अब वो लाजमी बात है, अगर एक सर्टेन प्राइस पे एग्री हुए हैं जो मिनिमम है, उससे क्या होगा, उससे कुछ की प्राइस बढ़ेगी भी, उनकी गुडविल से भी ज्यादा प्राइस होगी, सही है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे फिर उन्हें एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएंगे, तो कहना है कि हम जो है ना ये फिर आपस में शेयर कर लेंगे। लेकिन जो है वो अब यहाँ पे उनका पर्पस क्या है, वहां पे उनका पर्पस रेगुलेट करने का है, ना कि बिजनेस को रोकने का है। इस वजह से वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, ये जो है ना आपका वॉइड एग्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है जी। Service agreements during employment agreement of services often contains a clause by which an employee is prohibited from working anywhere else. Such a clause in service agreement by which an employer restricts the employee from engaging in any competing business or accepting any other employment is a restraint of trade. Further, where legitimate interest or goodwill of trade secret of employer is involved, an employer may restrict the employee even after the end of employment, but such restrictions would be just and reasonable.
अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई अब ये जो नौकरी पेशा लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, जब आप फर्म्स में जाएंगे उसके बाद आगे आपकी जो है ना इंशाल्लाह जॉब्स लगेंगी, तो वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे एक क्लॉज होता है जिसमें जो है ना वो कुछ टाइम तक आप जो है ना जॉब छोड़ भी नहीं सकते, और जब आप जॉब छोड़ नहीं सकते तो लांच बाद आप कहीं और जा भी नहीं सकते। और क्या होता है कि जब आप कोई बहुत ऊपर लेवल पे काम कर रहे होते हो ना, जहाँ पे जो है ना कंपनी के जो सीक्रेट्स आपको पता होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कुछ वो कह रहे हैं कि ऐसे क्लॉजेस भी आ सकते हैं कि भाई वो आपको कुछ टाइम तक फर्दर रोक दें काम करने से, कहीं भी कोई भी ऐसी कंपनी से जो उनका कॉम्पिटिटर है, या जहाँ पे उन्हें लगता है कि अगर ये बंदा जाके काम करेगा तो हमारा जो सीक्रेट है वो बाहर आ जाएगा और उसकी वजह से हमें बहुत लॉस हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि सिर्फ क्या होना चाहिए, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए, सही है, जस्टिस बेस्ड ये चीज होनी चाहिए और रीजनेबल पीरियड होना चाहिए, बाकी हो सकता है ये। ठीक है जी। सर्विस एग्रीमेंट्स, एन एम्प्लॉय हु possess certain trade secrets agreed not to carry on the similar business during 5 years after the termination of service. It is a valid agreement because restraint is intended to protect an employer against an employee making use of trade secrets learned by him in the course of his employment. सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल चीज नहीं है जो ना समझ आई हो। An agreement to restrain an employee from competing for 5 years after the period of service is void because the restraint is intended to avoid competition. अब यहाँ पे देखें, अब पहले में क्या था, पहले में प्रॉपर रीजन था कि भाई उसका जो है ना कोई ट्रेड सीक्रेट है, उसको ट्रेड सीक्रेट्स पता है जिसकी वजह से उसे रोका जा रहा है। अब दूसरे में सिर्फ ये कहा जा रहा है भाई तुम 5 साल तक जो है ना कोई भी इस तरह जो है ना तुम काम नहीं करोगे। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे तो सिंपली आप कंपटीशन रोक रहे हैं ना। और जो है ना अगर आप कंपटीशन को रोक रहे हैं तो वो क्या है, वो वॉइड एग्रीमेंट। अगर आप कंपटीशन रोकने के लिए कोई भी एग्रीमेंट करें तो वो क्या हो जाएगा, वो जो है आपका उसे क्या कहते हैं, वो हो जाएगा वॉइड। ठीक है जी। wagering agreement, an agreement between two persons under which money or money's worth is payable by one person to another on the happening or non-happening of future uncertain event is called a wagering agreement. An agreement by way of wager is void. अब भाई वो ये कह रहे हैं कि सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, इसको अगर हम बहुत सिंपल आवाज में, सिंपल आवाज में कहें, सिंपल अल्फाज में कहें ना, तो वो है सट्टा जुआ। सही है। अब क्या होता है, वो सब यही होता है कि भाई आप एक फ्यूचर इवेंट के ऊपर क्या करते हो, आप पैसे लगाते हो। आप क्रिकेट मैच के ऊपर पैसे लगा रहे हो, आप फुटबॉल मैच के ऊपर पैसे लगा रहे हो, आप हॉकी मैच के ऊपर पैसे लगा रहे हो, वो ओलंपिक के किसी जो है ना वो मैच के ऊपर पैसे लगा रहे हो। यहाँ जो है ना आप उसे क्या कहते हैं, आप शर्त लगा रहे हो कि भाई उसे क्या कहते हैं, ये बंदा यहाँ पे आएगा या ये नहीं आएगा, आप बड़ी बड़ी शर्तें लगा रहे हो। तो वो सब क्या हो जाएगा, वो सब वॉइड एग्रीमेंट, वो कहाँ पे आ जाता है, वेजरिंग एग्रीमेंट में आ जाता है। Arslan promises to pay rupees 10,000 to Arif if it rained today, and Arif promises to pay 1,000 to Arslan if it did not. The agreement is void. अब भाई क्या कर रहे हैं, वो सट्टा ही लगा रहे हैं, 10,000 का लगा रहे हैं, 1,000 का लगा रहे हैं। ठीक है जी। Effects of wagering agreement. The effects of wagering agreements are following. Such agreements are void. No suit can be filed to recover the amount won on any wager. The transactions which are collateral to wagering agreements may also be void. अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक तो आपका वेजिंग एग्रीमेंट है ही वॉइड। ठीक है, वो तो सीधी सीधी सी कहानी है, उसमें दो राय है ही नहीं, उसमें कोई और कहानी नहीं है सिर्फ। और वो दूसरी बात क्या कह रहे हैं, और दूसरी कह रहे हैं कि अगर आप कोई शर्त इस तरह की जीत जाते हैं, भाई आपने मैच पे पैसे लगाए थे और आप वो शर्त जीत गए, अब आपको जो है ना वो जिससे आपने जो है ना शर्त लगाई थी, तो जिसके पास हमने सट्टा लगाया था वो पैसा नहीं दे रहा, तो आप जाके ये नहीं कह सकते कोर्ट में कि भाई मैंने यहाँ पे सट्टा लगाया था और ये मुझे बंदा जो है ना मेरा पैसा नहीं दे रहा जो मुझे मिलना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है जी। फिर वो तीसरी चीज क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कोलेटरल है किसके साथ, आपके वेजरिंग एग्रीमेंट के साथ, तो वो भी क्या हो जाएगी, वो भी वॉइड हो जाएगी। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिए, Habib agreed with Arsalan that he will buy a refrigerator from Arsalan for rupees 80,000 if Habib won a wager within next week. सही है। The wagering agreement is void. The agreement to buy a refrigerator being collateral to wagering is also void. अब यहाँ पे हबीब क्या कह रहा है, हबीब अरसलान को कह रहा है कि भाई क्या करेगा, वो करेगा एक फ्रिज लेगा किससे, अरसलान से। कितने का, 80,000 रुपए का।
अगर वो जो है ना अगले अगले वीक तक क्या कर जाता है, एक कोई सट्टा जीत जाता है तो वो क्या कर लेगा, वो 80,000 रुपए का फ्रिज ले लेगा उससे। अब यहाँ पे क्या हो गया, वो ये जो बातचीत हो रही है आपके फ्रिज की, वो किसकी बेसिस पे हो रही है, वो सट्टे की बेसिस पे हो रही है, एक सट्टे के एग्रीमेंट पे हो रही है, एक वेजरिंग एग्रीमेंट पे हो रही है, एक जुए के एग्रीमेंट पे हो रही है, तो वो भी क्या हो जाएगी, वो भी आपके जो है वॉइड हो जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि वो कोलेटरल में आ गई। अच्छा, कुछ ट्रांजेक्शन्स वो कह रहे हैं ऐसे हैं, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें जो है वो कहते हैं कि ये जो है ना वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। अच्छा जी, प्राइज कॉम्पिटिशन्स विच आर गेम्स ऑफ स्किल, फॉर एग्जांपल पजल, पिक्चर पजल, एथलेटिक कॉम्पिटिशन। अब भाई, अब अगर हम बात करें, अब हम इतने कंपटीशन देखते हैं, जैसे भी ओलंपिक्स जो है, अभी आपने वहां पे देखा होगा कि गोल्ड मेडल्स मिल रहे हैं, सिल्वर मेडल्स मिल रहे हैं, अमाउंट्स मिल रही हैं, प्राइजेस मिल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी अगर प्राइज कंपटीशन है, सही है, और वो क्या है, वो प्राइज कंपटीशन किसकी बेस पे, विच आर गेम्स ऑफ स्किल, सही है, मतलब उसमें वो जो है, समझ लें आप अपनी स्किल को जो है ना, अपनी प्रॉपर स्किल को जो है आप उसकी बेस पे आप compete कर रहे हैं दूसरों के साथ, और वहां पे जो जीतते हैं आप चीज, वहां पे जो आपको पैसे मिल रहे हैं, जो चीजें मिल रही हैं, वो जो है वेजरिंग के अंडर नहीं आती हैं। An agreement to contribute to a plate or prize of the value of rupees 500 above to be awarded to the winner of a horse race। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि भाई उसे क्या कहते हैं, आप जो है ना किसी भी हॉर्स रेस में अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सही है, किसके लिए, आप प्राइस के लिए, कोई एक फिक्स प्राइस है उसके लिए, या फिर जो है ना आप अपने हिसाब से जो है ना, प्राइस ऑफ द वैल्यू क्या है, 500 या उससे अबव है, वो किसको दी जाएगी, विनर ऑफ द ऑफ अ हॉर्स रेस को दी जाएगी। तो वो क्या है, वो भी आपका क्या है, वो भी वेजनिंग एग्रीमेंट नहीं है। फिर आपका है, if there is intention of actually receiving and delivering goods or shares at a future date, this is not wagering agreement. If only price difference or fluctuation is to be paid or received, this is wagering agreement। अब वो कह रहे हैं कि क्या बात है कि आप जो है ना एक एग्रीमेंट करते हैं, सही है, आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि भाई मैं तुम्हें 1 साल बाद इस कंपनी के शेयर्स बेचूंगा, सही है, शेयर्स बेचूंगा और इतने रेट पर बेचूंगा, सही है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अगर तो ठीक है, अगर आपकी नीयत क्या है, अगर आपकी नीयत एक्चुअली जो है ना वो शेयर्स बेचने की है उस बंदे को, सही है, तो ठीक है। लेकिन अगर आप वो एग्रीमेंट इस वजह से कर रहे हैं और सामने वाले की ये नीयत है कि वो आपसे खरीदेगा, अगर ये नहीं है तो ठीक है, अगर वो नहीं है, सही है, अगर वो नहीं है, अगर उनका सिर्फ पर्पस क्या है कि प्राइस डिफरेंस और फ्लक्चुएशन जो है ना वो मिल जाए, सही है, बाकी शेयर्स वगैरह की कोई कहानी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो फिर वेचनिंग एग्रीमेंट बन जाएगा। और क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, जैसे इंश्योरेंस के जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भी क्या है, वो भी वेचनिंग एग्रीमेंट नहीं है। Transactions which are not held wagers, an agreement to enter into a wrestling event in which winner was to be rewarded by the entire sale of proceeds of tickets is not a wagering agreement। अब भाई रेसलिंग हो रही है, अब रेसलिंग जब हो रही है, लाजिम बात है स्किल्स चाहिए उसके लिए, वो ऐसे तो नहीं होती है, जान भी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि अगर दो बंदे रेसलिंग के लिए आते हैं मैदान में, तो अब वहां पे जो प्राइस हो सकता है वो इस तरह हो सकता है कि भाई जितने भी जो टिकट सेल हुए हैं उसके, वो उस बंदे को मिलेंगे जो जीत जाएगा। ठीक है जी। अदर वॉइड एग्रीमेंट्स, हमारे पास और चीजें आ गई। अच्छी जी, void agreements in restraint of legal proceedings, every agreement by which any party is restrained from enforcing his right under a contract by the usual legal proceedings, or which limits the time within which he may not enforce which within which he may enforce his right is void। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब वो कह रहे हैं कि लीगली जिसको जितना राइट मिला हुआ है ना लॉ की तरफ से, सही है, उसके अंदर आप जो है ना कोई रद्दो बदल नहीं कर सकते। आप उसके अंदर रद्दो बदल के लिए, उसके अंदर कुछ चेंज के लिए आप जो है उसे क्या कहते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, अब आप कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल क्या कहानी है, हम दो कहानियां, डिफरेंट कहानियां देखते हैं। एक कहानी ऐसी है कि बाय लॉ, मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था,
एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब उसके अगेंस्ट बाय लॉ क्या है, बाय लॉ जो है ना विद इन 6 मंथ्स जो है ना आप उसके ऊपर जो है ना एक्शन ले सकते हैं। अगर आप 6 मंथ्स के अंदर अंदर एक्शन नहीं लेते तो वो जो है ना फिर वैलिड नहीं रहती चीज ना लॉ के हवाले से। अब वो बंदा आपको क्या कहता है, बंदा आपको कहता है कि भाई हम जो है ना हम ये करेंगे, हम ये एग्रीमेंट करेंगे कि जो है ना तुम सिर्फ जो है ना तुम्हें तुम्हारे पास एक दिन होगा आखिरी का, मतलब जो पीरियड टोटल पीरियड है 6 मंथ्स का, उसमें से सिर्फ सिर्फ जो आखिरी दिन ना वो तुम्हारे पास होगा, बाकी पूरे दिन जो है ना तुम मेरे ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते। मतलब 6 महीने में सिर्फ एक आखिरी वाला जो दिन है वो उसको मिलेगा कि भाई आप लीगल प्रोसीडिंग्स कर सकते हो, और जो है ना उसे क्या कहते हैं उसके अलावा आप लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते। और बाय लॉ उसको उसके पास कितना राइट था, उसके पास 6 महीने का राइट था, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने उनमें से सिर्फ एक दिन दिया बाय एग्रीमेंट। वो क्या देने से उनमें से एक दिन दे रहे, तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, ये एग्रीमेंट आपको हो जाएगा वॉइड। और दूसरी क्या चीज़ है, दूसरी ये चीज़ है कि भाई फॉर एग्जांपल आप किसी को जो है ना वो एक दिन भी निकाल दें, आप कहेंगे तुम मेरे ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स करोगे ही नहीं, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आपका वॉइड हो जाएगा। जैसे इन्होंने आपका जो है ना एग्जांपल्स दिए हैं, Anwar agrees to sell sugar to Bashir and both agree that in case of breach of contract by any party, none of them will go to court, the agreement is void। अबे वो तो लीगल राइट है जी, उनका लीगल राइट है, आप कह रहे हैं कि नहीं तुम नहीं कर, हम दोनों ही नहीं करेंगे, बेशक वो दोनों ही एग्री हो रहे हैं, क्या है गलत है। Azam gives Babar rupees 1 lakh as a loan for 1 year and agrees that if Babar fails to return the loan, Azam must sue within 2 years, otherwise Babar will not be liable, the agreement is void। अब भाई वो उसके ऊपर तो नहीं है ना, आजम के ऊपर तो उसे क्या कहते हैं, बाबर के ऊपर तो नहीं है कि वो डिसाइड करे कि आजम ने कब कितने टाइम तक सू करना है, कितने टाइम तक सू नहीं करना है। वो तो सब एक डिपेंड करता है किसके ऊपर, आजम के ऊपर, उससे पहले डिपेंड करता है लॉ के ऊपर कि लॉ ने कितना टाइम दिया है इस केस में सू करने के लिए। और अगर वो उस टाइम के अंदर सू कर लेता है तो आजम कर सकता है, बाय लॉ उसको बिल्कुल अलाउड है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कुछ एक्सेप्शंस हैं कि लीगल प्रोसीडिंग्स में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो क्या एक्सेप्शंस हैं, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु एग्री दैट एनी डिस्प्यूट व्हिच मे अराइज बिटवीन देम शैल बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन इज वैलिड। अच्छा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये चीज़ है कि कुछ लोग होते हैं ना, बल्कि कुछ लोग क्या जो है ना आपकी हमारी 99% अवाम यही कहती है कोर्ट कचहरी से अल्लाह बचाए। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ठीक है हम जो है ना लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम जो है ना दरमियान में कोई बंदा ले आएंगे, सही है। वो बंदा क्या करेगा, सही है, बंदा क्या करेगा, बंदा हमारा मसला हल करेगा। कोई भी मसला जो आएगा वो कोई भी एक बंदे के ऊपर फॉर एग्जांपल एग्री कर जाते हैं कि जो भी हमारा मसला होगा वो ये बंदा जो है ना वो हल कराएगा, ठीक है, जो भी हमारी पार्टनरशिप हो रही है, सही है, इसके हवाले से तो ये वैलिड है। An agreement whereby parties agree not to file an appeal in upper court of law is valid। अब भाई जैसे आपको पता है भाई सेशन कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो डिफरेंट कोर्ट्स होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई आपने जो है ना अपील नहीं फाइल करनी, सही है। भाई जो पहला फैसला आ गया ना, सही है, जो पहला फैसला आ गया उसके ऊपर तुम भी एग्री करोगे, मैं भी एग्री करूंगा, हम आगे जो है ना ख्वार होते नहीं रहेंगे। अभी सेशन कोर्ट में जो है ना एक फैसला है, आप उठा के ले गए उसको, फिर हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में फिर हुआ, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में ले गए, तो कह रहे फिर वो बहुत लंबी कहानी हो जाती है। हम इस तरह करेंगे, आप फाइल करना केस आपने जहाँ पे भी करना है, सही है, उसके बाद जो है ना वो जो भी कोर्ट वो फैसला देगा हम उसी के ऊपर राजी हो जाएंगे, हम आगे उसके ऊपर अपील नहीं करेंगे, तो वो वैलिड है। Parties making contract to select one code of law between two courts equally competent। अब वो कह रहे हैं भाई फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऐसा केस है, सही है, कोई भी एक ऐसा केस है जो जो है ना आप सेशन में भी जा सकते हो, हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, सही है। तो आप क्या करते हो, आप अपना जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें ये भी लिख देते हो कि भाई हम जो है ना अगर हमारे दरमियान कोई भी मसला होता है हम सेशन में चले जाएंगे या हम सिर्फ जो है ना हाई कोर्ट में जाएंगे, मतलब कि वो दोनों जगह जा सकते हैं। तो वो अब कहाँ पे जा रहे हैं, वो अब सेलेक्ट कर रहे हैं, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख रहे हैं कि हम उस कोर्ट में जाएंगे, क्यों, वहां पे जो है ना हमारा फैसला ज्यादा जस्ट आने के जो है ना वो है चांसेस हैं, इस वजह से हम वहां पे जाएंगे। तो ये भी हो सकता है, ये भी बिल्कुल वैलिड है। ठीक है जी। आगे इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं। अदील सेल्स 50 clocks टू काशिफ, बोथ एग्री दैट एनी डिस्प्यूट विल बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेटर, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हमने भी पढ़ा।
Atif sells sports goods from Sialkot to Naeem in Lahore. In case of dispute, they may sue in Sialkot's court or Lahore's court. Both agree that they will sue in Lahore's court only. सही है. The agreement is valid. अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो है ना वो दोनों कोर्ट्स में कर सकते थे सू, सियालकोट में भी लाहौर में भी. उन्होंने ये एग्री कर लिया कि हम जो है ना लाहौर वाला कोर्ट ठीक है, दोनों के लिए सेट है, तो हम अगर कोई भी मसला होता है तो हम वहाँ पे जो है ना उसको लेके जाएंगे. ठीक है जी. Agreements in restraint of marriage. Every agreement in restraint of the marriage, if any person other than a minor, is void. This is because the law records marriage and marriage status as the right of every individual. अब भाई वो सिंपल सी बात कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, कोई भी माइनर हो ना, कोई भी माइनर है, हमने दो डिफरेंट केस पढ़े हैं. गार्जियन की केस में अगर कोई गार्जियन है, पेरेंट्स नहीं है, तो उसके केस में क्या हो जाएगा, वो 21 ईयर्स है उसकी मेजॉरिटी की एज. और अगर हम बात करें वैसे अदर देन उस केस के, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पे 18 साल की एज है. तो भाई क्या है कि आप जो है ना अगर इस पीरियड के कोई भी किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं कि भाई जब तक तुम माइनर हो तुम शादी नहीं करोगे, तो वो बिल्कुल वैलिड है. लेकिन अगर उसके अलावा कोई भी मेजर एज के लिए अगर आप ये एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी क्या है कि वो सही नहीं है, वो वॉइड एग्रीमेंट है. Agreements in restraint of marriage. Bushra promises with Azam for good consideration that she will not marry Salman. It is a void agreement. है भाई, वो कह रही है ठीक है मैं उससे शादी नहीं करूंगी, तुम मुझे इतना पैसा दोगे, बताओ. ठीक है. Uncertain agreements. An agreement the meaning of which is not certain is not certain or capable of being made certain are void. ये भी हमने पढ़ा था. इसमें इस तरह है, एक तो ये चीज होती है जो चीज सर्टेन नहीं होती, एक वो चीज होती है कि ठीक है आपको चीज नहीं बताएगी लेकिन आपको आइडिया है कि किस चीज की बात हो रही है और वो बात बिल्कुल ठीक होती है. जैसे हमने पहले भी यही एग्जांपल ली थी, वही एग्जांपल यहाँ पे भी लिखी हुई है. हम ये एग्जांपल पढ़ लेते हैं. Salman agrees to sell to Babar 100 ton of oil. There is nothing whatever to show what kind of oil was intended. The agreement is void for uncertainty. भाई आपका अब एक बंदा है, सही है, अब सलीम जैसे, सलीम कह रहा है मैं तुम्हें ऑयल बेचूंगा, सही है, किसको कह रहा है, बाबर को, सही है, मैं तुम्हें ऑयल बेचूंगा और 100 टन का ऑयल तुम्हें मैं बेचूंगा. अब वहां पे अब क्या पता कौन सा ऑयल, भाई हेयर ऑयल या वो मोटरसाइकिल में जो ऑयल होता है वो वाला ऑयल, या आपका जो है ना जिसे इंजन ऑयल कहते हैं, इंजन ऑयल है, आपका हेयर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, आंवला ऑयल है. भाई कितनी कैटेगरीज हैं ऑयल में, भाई कौन सा ऑयल है, कुछ पता चल रहा है हमें इस इंफॉर्मेशन से, कुछ भी नहीं पता चल रहा है. जब हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है तो क्या क्रिएट हो रही है, अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है. तो अनसर्टेनिटी जब क्रिएट हो रही है तो वो क्या चीज हो गई, वो एग्रीमेंट को क्या कर देगी, वो कर देगी वॉइड. अब इसी में दूसरा केस हम ले लेते हैं. ये एग्जांपल से पहले मैं आपको, यही एग्जांपल सेकंड वाली है, उसी को अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई वो क्या है. अब एक डीलर है, वो किस में डील करता है, वो कोकोनट ऑयल में डील करता है. अब वो किसी को भी कहे कि मैं तुम्हें 100 टन ऑफ ऑयल बेचूंगा, सही है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया है, मैं उसने ये वहां पे हमें मतलब कॉन्ट्रैक्ट में तो सिर्फ ये लिखा हुआ है ना कि ऑयल बेचेगा वो, लेकिन हम जो है ये तो समझ सकते हैं ना कि कौन सा ऑयल बेचेगा, कोकोनट ऑयल बेचेगा. क्यों, क्योंकि वो डीलर ही कोकोनट ऑयल का है, वो डील ही कोकोनट ऑयल में करता है, तो लाजिम बात है कि उसने सिर्फ ऑयल भी लिखा है, तो ये अंडरस्टैंडेबल है, हम ये चीज समझ सकते हैं कि भाई क्या है कि भाई वो ऑयल कौन सा बेचता है, वो कोकोनट ऑयल बेचता है, तो कोकोनट ऑयल की ही बात हो रही है. तो यहाँ पे एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा. क्यों, यहाँ पे जो मीनिंग है वो कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन है. ठीक है जी. Daud, who is a dealer in coconut oil, agrees to sell to Babar 100 ton of oil. The nature of Daud's trade affords an indication of the meaning of the words, and that he has entered into a contract for the sale of 100 tons of coconut oil. वही बात जो मैंने अभी आपको पूरी कहानी के थ्रू समझाई है. अच्छा, इन्होंने और एग्जांपल्स दी हुई हैं इसमें आगे. Salim agrees to sell to Babar all the grain in my granary at Peshawar. There is no uncertainty here to make the agreement void. भाई वो कह रहा है मेरे पास जितना भी माल उसमें पड़ा हुआ है तो वो तुम्हारा है. ठीक है. Salim agrees to sell to Babar 1000 mounds of rice at a price to be fixed by Kashif. As the price is capable of being made certain, there is no uncertainty here to make the agreement void. Salim agrees to sell to Babar my white house, my white horse for rupees 500 or rupees 1000. There is nothing to show which of the two prices are to be paid. The agreement is void.
अब वो कह रहा है कि भाई यहाँ तो मैं तुम्हें 500 के बेचूंगा घोड़ा, यहाँ पर जो है ना तुम्हें 1000 रुपए का बेचूंगा। तो यहाँ पे दो प्राइसेस आ गई, जब दो प्राइसेस आ गई तो अनसर्टेनिटी आ गई, अनसर्टेनिटी जब आ गई तो एग्रीमेंट क्या हो गया, वॉइड हो गया। Agreements contingent on impossible events. Contingent agreements to do or not to do anything if an impossible event happens are void, whether the impossibility of the event is known or not to the parties to the agreement at the time when it is made. अब वो कह रहे हैं बात ये कोई भी ऐसा इवेंट हो जो कि इम्पॉसिबल है, सही है। अब यहाँ पे दो चीजें, एक तो वो चीज है कि आपको पता है ये इम्पॉसिबल है, सही है। एक तो आपको पता है इम्पॉसिबल है, दूसरा आपको नहीं पता इम्पॉसिबल है। दोनों केसेस में आपका जो एग्रीमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वॉइड। अब जैसे इन्होंने ये जो एग्जाम्पल दी हुई है नीचे, हम पहले ये पढ़ लेते हैं। आजम agrees to pay ₹1000 if Babar marries Salma, a Muslim woman who is already married to Daud. The agreement is void. अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि आजम ने किससे एग्री कर लिया, बाबर से, कि वो किससे शादी करेगा, सलमा से। अब उन्हें ये पता ही नहीं है कि भाई, फॉर एग्जाम्पल हम ये बात कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है क्या है कि सलमा ऑलरेडी मैरिड है, सही है। अब उन्हें ये बात जब नहीं पता, लेकिन लेकिन जो जो जिसके ऊपर वो एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिस चीज के ऊपर वो क्या है, वो इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो एग्रीमेंट आपका क्या हो जाएगा, वो वॉइड ही होगा। ठीक है जी। Agreement to do impossible acts. An agreement to do an impossible act is void. आप कहें कि मैं जो है ना अभी तुम्हें उड़ उड़ के चांद पर पहुंच के दिखाऊंगा बगैर किसी चीज के, तो वो क्या है कि इम्पॉसिबल एक्ट है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एग्रीमेंट उसके लिए क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है। अब वो कहे मैं आपको उड़ के दिखाऊंगा, तुम मुझे 10 करोड़ रुपए देना। आजम एग्रीज विद बाबर टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, द एग्रीमेंट इज वॉइड। अब वो कहे मैं जादू कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे सोना ही सोना हो जाएगा, तो वो क्या है, एग्रीमेंट वॉइड है। एग्रीमेंट्स टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट इन द फ्यूचर। एन एग्रीमेंट टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट इन द फ्यूचर इज वॉइड। अब भाई आप आज के दिन बैठ के कह रहे हैं कि मैं जो है ना तुम्हारे साथ 5 साल बाद इस चीज का बिजनेस करूंगा, हम आज इसका एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो अगर आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं तो वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते। Agreements to enter into an agreement in the future. Azam agrees with Bauer to enter into an agreement in the future and no further terms are identified. Azam and Bauer are not bound to enter into agreement with each other. अब यहाँ पे क्या हो गया, वो कह रहे हैं कि ये एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है, और ये लाजमी नहीं है कि वो जो है बिजनेस करें उस टाइम में। ठीक है जी। Effect on agreement collateral to void agreement. When an agreement is void, other agreement which is collateral to it is also void and is not enforceable by law if the other party has knowledge about it. अब वो क्या है, अब वो कह रहे हैं कि बात ये कि अगर कोई भी आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, सही है, वो वॉइड एग्रीमेंट है, और उसी की बेसिस पे आगे आप किसी और के साथ जो है ना एग्रीमेंट कर रहे हैं, सही है, उसी की बेसिस पे, वॉइड एग्रीमेंट की बेसिस पे आपने किसी और के साथ एग्रीमेंट कर लिया। अब वो कह रहे हैं वो जो आपने आगे एग्रीमेंट किया है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहेगा, अगर अगर यहाँ पे केस है, यहाँ पे केस क्या है कि अगर जो जो जिसके साथ आपने बाद में एग्रीमेंट किया उसे पता है कि जो पिछले वाला एग्रीमेंट है वो क्या हुआ है, सही है, वो एग्रीमेंट कौन सा हुआ है, क्या हुआ है, जिसकी बेसिस पे ये एग्रीमेंट हो रहा है, अगर ऐसा केस है तो क्या हो जाएगा, वो फिर वॉइड हो जाएगा। Habib agreed with Arslan that he will buy a refrigerator from Arslan for ₹80,000 if Habib received cash from Sajid in an agreement in which he will discover gold by magic for Sajid. The agreement to buy a refrigerator being collateral to void agreement to do impossible act is also void. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने हमें ये बता दिया है कि भाई उसने उसको इन्फॉर्म कर दिया है। ये अगर आप देखें, ये अगर आप लाइन देखें यहाँ पे, अगर आप यहाँ तक इसको देखें, ये पहली वाली पूरी लाइन और ये यहाँ तक अगर आप इसको पढ़े तो आपको ये पता चल रहा है कि हबीब ने क्या कर दिया, अरसलान को सब बता दिया है कि तुमसे 80,000 रुपए का फ्रिज मैं तब लूंगा जब हबीब क्या करेगा हबीब जो है, हबीब मुझे जो है ना गोल्ड निकाल के देगा, मैजिक से जो है ना साजिद मुझे क्या करके देगा, गोल्ड निकाल के देगा। हबीब ने किसको बता दिया, अरसलान को, सही है। अब अरसलान को पता है कि सामने वाला किस एग्रीमेंट की बेसिस पे मेरे ऊपर एग्रीमेंट कर रहा है, तो इस केस में ये जो फ्रिज वाला एग्रीमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी वॉइड हो जाएगा।
ठीक है जी, यहाँ पे जो है ना हमारा कंप्लीट हो गया आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।